अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पर इल्जाम है कि 100 दिन में बीजेपी की हवा खराब हो गई है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि 100 दिन जब पूरे हुए, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं। देखिए, अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है तो हमारे तो 100 ही दिन हुए हैं, मगर बिजली, पानी, महंगाई के लिए 10 साल का शासन जिम्मेदार है, इसका तो वो स्वीकार कर ही रहे हैं। क्योंकि 10 साल उन्होंने शासन किया है, हमने सिर्फ 100 दिन तक शासन किया है। एक बार हमारे पास मैंडेट 60 महीने का है। मैं एक एक चीज का, एक एक बात का जवाब दे सकता हूँ कि 100 दिन में क्या क्या हुआ है। काफी चीजें ऐसी हुई है जो 10 साल में यूपीए नहीं कर पाई। मगर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राहुल जी की सरकार ने, उनकी पार्टी ने 10 साल तक देश का ढोल बजाया है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे और हमारे 100 दिन का हिसाब पूछ रहे हैं। ऐसा कैसे चल सकता है? जनता तो सिर्फ ये पूछना चाहती है कि आपने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन कब आएंगे? कुछ चीजें अगर आप आग्रही करते तो बताना चाहता हूँ। एक ही तिमाही के अंदर 1.5% से ज्यादा विकास दर में वृद्धि, वो अच्छे दिन की शुरुआत है। रुपया डॉलर के भाव में रुपया मजबूत होना अच्छे दिन की शुरुआत है। पेट्रोल के दाम कम होना अच्छे दिन की शुरुआत है। देश के 4.5 करोड़ लोगों को देश की अर्थव्यवस्था में एक अकाउंट अब तक 60 साल तक कांग्रेस नहीं खोल पाई थी। एक ही सप्ताह में 4.5 करोड़ लोगों का अकाउंट खोलकर अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी देना, उसको बीमा की सुरक्षा देना, एक अच्छे दिन की निशानी है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितने भी ऑब्स्टेकल थे, सब क्लियर करके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी आगे निकल जाना अच्छे दिन की निशानी है। देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कदम पाकिस्तान उठाता है, अलगाववादियों से बात करता है, तो बेझिझक कोई मीटिंग करे बगैर पाकिस्तान से वार्ता बंद करने का निर्णय करना अच्छे दिन की शुरुआत है। ब्रिक्स सम्मेलन में चुप होकर एक कोने में बैठने वाला हिंदुस्तान ब्रिक्स सम्मेलन को लीड करता है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना होती है, उसमें पहला चेयरमैन हिंदुस्तान का बनता है, वो अच्छे दिन की शुरुआत है। देश भर के, दुनिया भर के देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते हैं, वो अच्छे दिन की शुरुआत। एक जमाना था जब अमेरिका हमारे लिए क्या बोलता है वो यूं कर देखे रहते थे प्रधानमंत्री। एक जमाना आ गया जहां अमेरिका का विदेश मंत्री यहाँ कर कहता है सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है, ये अच्छे दिन की। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, सर अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, सर कहीं नहीं आ रहे सर। आज दूध का रेट 50 रुपये लीटर है सर। आने वाले टाइम पे तो सर वो ज्वेलरी की शॉप पे भी मिलने वाला है। आपसे यही पूछना चाहता हूँ सर, कब ऐसा कुछ होगा? देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है, आपकी बात में एकदम सच्चाई नहीं है, समय कहना नहीं चाहूँगा, मगर इतना निश्चित कहना चाहता हूँ कि औसतन महंगाई 7 से 9% के बीच में थी, उसको हम 5.7 तक लेकर आए हैं इतने ही दिन में। आने वाले दिनों में विशेषकर खाने पीने की चीजों पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया है, एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की रचना करी है। आलू और प्याज के निर्यात पर काफी कठोरता से रोक लगाई है। 2 लाख टन चावल गेहूं बाजार में डाला है, जिसके कारण कंट्रोल हो सके। काला बाजारियों को भी कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रयास किए हैं। और एक खरीफ की फसल बाजार में आने के बाद तुरंत ही कितना कम पड़ रहा है उसको देखकर आयात की भी व्यवस्था करेंगे और खाने पीने की चीजों के दामों को कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रायोरिटी है। उसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद तुरंत परिवर्तन दिखने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक बुलेट ट्रेन का हल्ला करे जा रही है, तो क्या ज्यादा जरूरी है, यूथ की जॉब, यहाँ की पॉवर्टी को हटाना या बुलेट ट्रेन? हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी बुलेट ट्रेन का हो हल्ला नहीं किया।
मीडिया के लोग करें, एक बात। दूसरी बात, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। इन वे देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, डेवलपमेंट और रोजगार। भारतीय जनता पार्टी एक संतुलित विकास में मानती है। गरीबी उन्मूलन के लिए भी जो करना है वो निश्चित उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी दिया जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे से ही रोजगारी का निर्माण होगा और देश का विकास भी होगा। दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं। प्रधानमंत्री जब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, आप मीडिया को क्यों उसका दोष देते हैं? प्रधानमंत्री जी शायद एक बार बोले होंगे, मीडिया ने 1 लाख बार दिखाया इसलिए मैं कह रहा हूं। अमित जी, वो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 4 राज्यों में बाई इलेक्शन हुए थे, इनमें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सीटें जो 24 साल से जिस सीट को नहीं हारे थे उस सीट पर हार गए। राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है और राजनीतिक ध्रुवीकरण का तोड़ ढूंढने के पहले ही वहां पर चुनाव हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये चुनाव किसी सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं था, तो काफी बड़ा हिस्सा मतदान से दूर रहा। जब परिवर्तन होने का चुनाव होता है तभी जनता का मूड क्या होता है वो मालूम पड़ता है। मैं फर्क समझाता हूँ। एक उपचुनाव की, असेंबली के उपचुनाव से सरकार, राज्य की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, मगर राज्य की जब नई सरकार बनती है तब जनता तय करती है कि इस राज्य में किस नेता की सरकार चाहिए, किस पार्टी की सरकार। अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में सरकारें बनने जा रही है। आप देखिएगा परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में होंगे और इतनी बड़ी मात्रा में आएंगे कि हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान एक बड़े स्टेज को पार कर आगे निकलेगा। आप आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं जिसका नतीजा आ गया उसकी बात कर रहा हूँ। बाई इलेक्शन के वक्त में आपने बिछड़ों को मिला दिया, नीतीश कुमार लालू को फेविकोल से चिपका दिया। वो ही बताता है भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी ताकत है। कल तक जो लोग सैद्धांतिक तौर पर मेरी बात ठीक से सुनिएगा, पॉलिटिकली नहीं, सैद्धांतिक तौर पर दूर विरोधी हुआ करते थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के भय से गले मिलने लगे। चलो एकता का तो एक काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि जो सीटें आप कभी नहीं हारे थे वो हार गए। नतीजा बिहार की जनता जब बिहार की सरकार चुनने के लिए मतदान करेगी तब निश्चित ही देख लेना रजत जी, नतीजा हमारे पक्ष में होगा। इस तरह के अपवित्र गठबंधन को हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और सिर्फ बिहार की बात नहीं, उत्तराखंड 3 सीटें आपके सीटें थी, आपके एमपीज ने खाली की थी। रजत जी, मैं अभी भी आपको कहता हूं कि उपचुनाव के नतीजों से जनता का मूड मत नापिए, आप गलती कहीं आप गलत में मत रह जाए, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि राहुल गांधी अगर पिछले चुनाव में बोले होते तो कांग्रेस बेहतर करती। अब उन्होंने बोलना शुरू किया धीरे धीरे। देखिए, मेरा थोड़ा, मैं दिग्विजय सिंह जी से एक बात में सहमत हूँ, राहुल जी मौन रहे, इसमें मैं सहमत हूँ। अगर बोले होते तो इतना भी ना। अमित जी, राजनीतिक स्थिति जिस तरह से बदल रही है उसको लेकर बहुत सारे इल्जाम, सवाल मेरे पास में है। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमित शाह पर इल्जाम